तुम फिक्र न करो, अब की बार मैं बराह रास्त एक्सचेंज से तुम्हारी काले टेप कराऊंगा, रहमान ने सोचते हुए कहा। अगर दूसरी बार भी उन्होंने फ़ोन बोथ ही से किया तो क्या हासिल होगा? हमें कम से कम यह अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस इलाके में मौजूद है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो जिस इलाके में है उसी के किसी बोथ का इस्तेमाल करें। डॉक्टर बेहद संजीदा था। दूसरी बार वो मोबाइल पर भी बात कर सकते हैं। तुम कहाँ कहाँ से काल टेप कराते फिरोगे? फिर तुमने क्या सोचा है? गजाला की वापसी की कार्रवाई मुकम्मल होने तक मुझे बहरहाल पुलिस से दूर रहना होगा। इस तरह तो कानून बिल्कुल ही तारीकी में रहेगा। मजबूरी के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तुम अपने कानों से तमाम बातें सुन चुके हो। डॉक्टर, क्या तुम मेरी ज़ात पर भी एतमाद नहीं करोगे? एसपी रहमान ने बड़ी संजीदगी से पूछा। इसका जवाब तुम खुद ही समझ सकते हो। मैं समझा नहीं। जो हालात मेरे साथ दरपेश हैं, अगर यही तुम्हारे साथ होते और मामला गजाला की बजाय तुम्हारी अपनी बेटी का होता तो क्या इन हालात की रोशनी में तुम अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ को मेरी दोस्ती पर कुर्बान करने पर आमादा हो जाते? यू आर राइट, एसपी रहमान ने जवाब दिया, फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। डॉक्टर नादिर के चेहरे से अब बेजारी नज़र आ रही थी। दूसरी बार उसे इंस्पेक्टर जैदी के रूबरू पेश किया गया तो उसके पाँव उसका बोझ सहारते हुए डगमगा रहे थे। उसकी हालत निहायत अबतर थी। पुलिस के ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट ने उसके जिस्म के एक एक जोड़ को हिला कर रख दिया था और वो सब उसके जवाब का मुआवजा था। पुलिस वालों ने शुरू में उससे इंतहाई मोहब्बत से सिर्फ एक बात का मुतालबा किया कि वो बाबर के खून को अपने सर लेने में कोई हीलो हुज्जत न करे। अदालत में पेशियां भुगताते वक्त बेशक वो अपना बयान तब्दील करने का हक रखता है। आदि मुजरिमों को चूँकि पुलिस के ज़ाती कवायद व ज़वाबित का इल्म होता है, इसलिए वो बिला वजह अपनी हड्डियाँ सुरमा कराने और जिस्म उतरवाने से परहेज़ करते हैं। हाल इल्ज़ाम को मुस्कुराते हुए बड़ी दीदा दलेरी से तस्लीम कर लेते हैं। फिर पुलिस लॉकअप से गलो खलासी पाने के बाद जेल की सलाखों के पीछे वो खुद मुख्तार हो जाते और अदालत में पहली पेशी पर वो अपने साहब बयान से ये कहकर मुनकर हो जाते हैं कि वो बयान पुलिस ने डंडे के ज़ोर पर जबर व तशद्दुद के बाद उनसे मुंह से उगलवाया था। 10-12 पेशियों तक पुलिस के अमले और अदालती कार्रवाई के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। इसके बाद या तो आदि मुजरिम को उसका काबिल वकील अपनी धुआंधार बहसो दलाइल के बाद बेगुनाह साबित करके आज़ाद करा लेता है, या फिर नाकर्दा गुनाहों के बावजूद उसे साबका रिकॉर्ड के पेश नज़र साल 2 साल के लिए दोबारा जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह न सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी कागजी कार्रवाई की हद तक मुकम्मल हो जाती थी, बल्कि कानूनी तकाजे भी पूरे हो जाते थे। ये और बात है कि इस तमाम ड्रामे के दरमियान असल मुजरिम निहायत आज़ादी के साथ खुली फ़िज़ा में दंदनाता फिरता। आदि मुजरिम जेल जाने को तब्दीली आबो हवा के नाम से मौसूम करते थे, लेकिन रहमत ने कोई जुर्म नहीं किया था। वो बेकसूर था। इस बात का इल्म उसके फरिश्तों को भी नहीं हो सका कि बाबर को कत्ल करने का सबब क्या था और कातिल कौन थे। बहरहाल उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मुमकिन है बाबर को इन ही लोगों ने अपने रास्ते से हटा दिया हो जिन्होंने उसके घर चोरी की थी। बाबर चूँकि उनके जुर्म से वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए जाहिर था कि वो इसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरफ उन्होंने बाबर को ज़ेवरात की वापसी का यकीन दिलाया होगा और दूसरी तरफ उसे कत्ल करने के लिए घात लगाए बैठे होंगे, और मौका मिलते ही वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। रहमत का कोई कसूर था तो बस इतना कि बाबर उससे रात के 11 बजे किसी मकसद से मिलने आया था और वहाँ से रवाना होते ही वो नामालूम कातलों की गोलियों का निशाना बन गया। पुलिस ने तफ्तीश की गर्ज से मोहल्ले के 2-4 आदमियों को और भी उठाया था, लेकिन रहमत की अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि वो आखिरी शख्स था जिससे बाबर ने मुलाकात की, और दूसरा उसकी बीवी गुलाबो का वो बयान था जो उसने पुलिस को दिया था। गुलाबो ने कहा था कि उसका शौहर एक ज़रूरी काम का बताकर रहमत से मिलने निकला था और अब पुलिस के चाकू चौबंद कारिंदे रहमत के हलक से उस ज़रूरी काम को उगलवाने की कोशिश में लगे थे, और उसी घर से उसकी बार बार इनकार से कि वो कातिल नहीं है, उसे पुलिस लॉकअप के ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट से गुजार कर एक बार फिर इंस्पेक्टर जैदी के रूबरू पेश किया गया था, जो हाथ में बैग थामे अपनी कुर्सी पर बैठा उसे फाड़ खाने वाली खूनख्वार निगाहों से घूर रहा था। रहमत बार बार लड़खड़ा रहा था। प्यास की शिद्दत से उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। निगाहों के नीचे बार बार अंधेरे के बादल रक्स करने लगते। उसने कराहते हुए कुर्सी पर बैठने की हमाकत की, जिसकी पादाश में पुश्ते से किसी सिपाही ने अपने बॉस को खुश करने की खातिर उसकी कमर पर एक ज़ोरदार ठोकर लगाते हुए सर्द लहजे में कहा, सीधा खड़ा रहा हुए, ये तेरा ससुराल नहीं है। जवाब में रहमत सिर्फ कराह कर रह गया।
उसका पूरा जिस्म बैद मजनू की तरह कांप रहा था। इंस्पेक्टर जैदी की उकाबी नज़रें उसे अपने जिस्म में चुभती महसूस हो रही थी। एक लम्हे तक वो खामोश खड़ा रहा। फिर इंस्पेक्टर जैदी ने मदम मगर सर्द आवाज़ में पूछा, अब तुम्हारा क्या बयान है? मैंने बाबर को कत्ल नहीं किया, रहमत ने हाँफते हुए मुल्तजी अंदाज में जवाब दिया। वो मेरा दोस्त था, हमदर्द था, फिर भला मैं उसे कत्ल किस तरह कर सकता हूँ? चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इंस्पेक्टर जैदी ने बैद को हरकत देते हुए कहा, तुमने अपने दोस्त को कत्ल नहीं किया, लेकिन कम से कम कातिलों का नाम ही बता दो, हम तुम्हें सुल्तानी गवाह बनाकर सज़ा से बचा लेंगे। मैं कातिलों को भी नहीं जानता जी। फिर बकवास शुरू कर दी। इंस्पेक्टर जैदी की करख्त आवाज़ यकलख्त तेज़ हो गई। रहमत ने सिर्फ हाँफने पर इक्तफा किया। प्यास की शिद्दत से उसके गले में कांटे पड़ने लगे। तुझे मालूम है ना कि मकतूल की बीवी ने क्या बयान दिया है? रहमत बदस्तूर खामोश रहा। उसकी रहम तलब नज़रें बदस्तूर इंस्पेक्टर जैदी को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ थीं। उसने एक तलख और अजियतनाक तजुर्बे से गुजरने के बाद तय कर लिया था कि अब सोचने और समझने के बाद ही ज़ुबान खोलेगा। शायद उसमें दोबारा इस तजुर्बे से गुजरने की हिम्मत नहीं थी। गुलाबों के बयान के मुताबिक मकतूल किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में तुमसे मिलने आया था रात के 11 बजे। इंस्पेक्टर जैदी ने सर्द आवाज़ में रात के 11 बजे पर जोर देते हुए कहा। जी हाँ, रहमत ने मुख्तसर जवाब दिया। और तुम्हारे घर से वापसी पर वो 20 कदम भी नहीं चला था कि कातिलों ने उसे खून में नहला दिया। जी, वो ज़रूरी काम क्या था जिसके लिए मकतूल तुम्हारे पास आया था? मैंने बाबर से अपनी ज़रूरतों के खातिर कुछ रकम उधार मांगी थी। रहमत ने चूँकि अभी तक रिपोर्ट की चोरी का मामला दरमियान में लाने से गुरेज किया था, इसलिए बात बनाते हुए बोला, वो इसीलिए मुझसे मिलने आया था। क्या उसने तुम्हें कोई रकम भी दी थी? इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में एक मखसूस चमक उभरी थी। नहीं, रहमत ने जल्दी से कहा, अलबत्ता उसने वादा किया था कि 2-4 रोज़ में कुछ न कुछ इंतज़ाम कर देगा। तुम्हें रकम की ज़रूरत किस तरह पेश आई थी? मेरी जेब किसी ने पहली तारीख को काट ली थी जनाब, रहमत ने नकाहत भरी आवाज़ में कहा। कुत्ते, तो हमें पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर जैदी के तेवर ख़तरनाक हो गए। उसके साथ वो बैद लहराता हुआ किसी फौजी जनरल जैसे अंदाज में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। क्या तू शराफत से अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा? खुदा की कसम, रहमत पूरी जान से कांपते हुए बोला, मैंने कोई गलत बयान देने की कोशिश। फिर वो जुमला पूरा करने के बजाय तड़प कर रह गया। बेदर पे बेदर्दी से जिस्म पर पड़ने वाले बैदों ने उसके जिस्म के ज़ख्मों को एक बार फिर उधेड़ना शुरू कर दिया था। इंस्पेक्टर जैदी के हाथ बिजली की सी तेज़ी से चल रहे थे। उसके साथ ही रहमत की चीखों की आवाज़ें भी उभर रही थीं। उसी वक्त बाहर से एक सिपाही दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सर, वो SP रहमान साहब कमाल अहमद वकील के साथ आ रहे हैं। इस कमीने को अंदर ले जाओ, इंस्पेक्टर जैदी ने जल्दी से कहा। फिर वो अपनी वर्दी दुरुस्त करता और सर पर टोपी जमाता हुआ जल्दी से कदम उठाता बाहर की जानिब लपका। SP रहमान को देखते हुए उसने एकदम अटेंशन होकर ज़ोरदार सलूट मारा था। SP ने सर की जुम्बश से सलाम का जवाब दिया। फिर वो कमाल अहमद और इंस्पेक्टर जैदी के हमरा अंदर कमरे में आ गए। मकतूल बाबर के सिलसिले में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? रहमान साहब ने जैदी से दरियाफ्त किया, लेकिन इंस्पेक्टर जैदी की तजुर्बाकार निगाहें भांप चुकी थी कि इस वक्त SP की कमाल अहमद वकील के हमरा आमद खालियूज़ इल्लत नहीं हो सकती। चुनाचा उसने संभल कर जवाब दिया, अभी तफ्तीश और पूछगछ हो रही है सर। हमने कुछ मशकूक अफराद को भी उठवा लिया है। कल तक अदालत में चालान पेश कर दिया जाएगा। FIR में क्या दर्ज किया है? चूँकि कोई यानी शाहिद नहीं था, इसलिए हमने यही दर्ज किया है कि नामालूम कातिल या कातिलों ने जुर्म का इर्तिकाब किया है। अब तक की तफ्तीश से आपने क्या नतीजा अखज़ किया है? मुजरिम ने अपने पीछे कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा जनाब, जिससे हमें तफ्तीश में कोई मदद मिल सके, जैदी ने जल्दी से कहा। हमने जाए हादसा को पूरी तरह खंगाला है, लेकिन गोलियों के खाली खौल भी नहीं मिल रहे। लेकिन पुलिस डॉक्टर का ख्याल है कि मकतूल को क्लाशनकोफ का ब्रेस्ट मारकर मौत के घाट उतारा गया है। आपने जिन मशकूक अफराद को तफ्तीश की गर्ज से उठाया है, क्या इनमें रहमत अली नामी कोई शख्स भी शामिल है? जी हाँ जनाब, जैदी ने तेज़ी से जवाब दिया। वो आखिरी शख्स है जिससे मकतूल रात को 11 बजे मिला था और उसके बाद उसे फ़ौरन ही हलाक कर दिया गया। आपका क्या अंदाज़ा है, क्या रहमत अली को मुजरिम करार दिया जा सकता है? इस बार SP का लहजा बदला हुआ था। कमाल अहमद वकील अभी तक खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। मैं वसूख से नहीं कह सकता सर, लेकिन कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने की खातिर। नॉनसेंस, SP ने चिल्लाकर कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। आपका ख्याल है कि रहमत अली ने मकतूल को फ़ौरन ही कत्ल करके फांसी का फंदा अपने गले में डालने की हमाकत की होगी?
जबकि उसका साबका किरदार मोहल्ले के लोगों के बयान की रोशनी में बेदाग रहा है। इंस्पेक्टर जैदी जवाब देने के बजाय बौखलाहट में सिर्फ यस सर कह सका। रहमत अली को बुलवाइए, हरी अप। और जब रहमत अली सामने आया तो एक लम्हे के लिए कमाल अहमद के चेहरे पर गुस्से की बजाय मुसरत का साया लहरा गया, लेकिन फिर फौरन ही उसने संजीदगी से एसपी को मुखातिब किया। रहमान साहब, क्या अब भी आप मुझे अदालती कार्रवाई से बाज रहने की तलकीन करेंगे? ये खुला हुआ 3rd डिग्री का केस है जिसे दुनिया की किसी भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और किसी भी मुस्तनद डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट थाने के पूरे अमले को हिला कर रख देगा। क्या आप देख रहे हैं कि इस गरीब को बुलाकर किस कदर जुल्म का निशाना बनाया गया है? अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद कमाल अहमद ने इंस्पेक्टर जैदी को ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो उसे बावर कराना चाहता हो कि अगर वो चाहे तो खड़े खड़े उसकी वर्दी उतरवा देने की सलाहियत भी रखता है। जवाब में इंस्पेक्टर जैदी ने सिर्फ हाथ मलने पर इक्तफा किया। वो कमाल अहमद की शोहरत के अलावा एसपी रहमान से उसके ताल्लुकात के बारे में भी बखूबी इल्म रखता था। आई एम सॉरी कमाल, रहमान साहब ने वकील साहब से कहा, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ तामुन करेंगे। कमाल अहमद ने एक बार फिर इंस्पेक्टर जैदी को नापसंदीदा नज़रों से घूरा, फिर वो रहमत अली को साथ लेकर ही थाने से रुखसत हुआ था। नाजो की नीले रंग की होंडा सिविक इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ फराटे भर रही थी। एयर कंडीशन ऑन होने के बावजूद उसकी खूबसूरत पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे झिलमिला रहे थे। हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमा हुआ था, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने खौफ से बार बार धड़क रहा था। आंखों से खौफ वाज़े था, और इस खौफ की वजह वो बैग था जो पिछली नशिस्त पर मौजूद था। बैग उसे कुछ देर पहले क्लब में दिया गया था। इसके साथ ही वही नीले रंग का लिफाफा था जिस पर एक जानिब भंवरे की उभरी हुई तस्वीर मौजूद थी। लिफाफा और बैग दोनों ही बंद हालत में मौसूल हुए थे। अटगर ने दोनों चीज़ें उसके हवाले करते हुए कहा था, मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला है कि ये दोनों चीज़ें तुम तक पहुंचा दूं, बाकी हिदायत लिफाफे के अंदर मौजूद है। गोया तुम भी उसी गैंग के एक फ़र्द हो, नाजो ने ज़ख्म खुर्दा लहजे में कहा। तुम्हारी इनायत है नाजो, अटगर बेगैरती से मुस्कुराया। जिस तरह तुम्हें अपनी ज़िंदगी और इज़्ज़त अजीज़ है, इसी तरह मुझे भी है। नाजो नफ़रत से होंठ चबाती क्लब से बाहर आ गई। गाड़ी में बैठने के बाद ही उसने लिफाफे को खोला था। अंदर उसके लिए एक टाइप शुदा हुक्म मौजूद था। तुम्हें ये बैग टर्मिनल 3 के पैसेंजर लाउंज में इस तरह रखना है कि किसी को तुम्हारे ऊपर शुबा ना हो सके। बैग को खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म के आज़ाद तलाश करने में भी पुलिस के महकमे को महीनों लग सकते हैं। हुक्म से इनकार की कोशिश मत करना, वरना हम रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उसी आतिशी मादे को ब्लास्ट कर सकते हैं जो बैग में मौजूद है। टर्मिनल 3 पर गाड़ी पार्क करने के बाद तुम्हें हमारी सिमत से दूसरी हिदायत मोबाइल फ़ोन पर मौसूल होगी। एक बात का ख्याल रखना, हमारी निगाहें अपने कारिंदों की एक एक जुम्बश पर मौजूद हैं। जिस लम्हे तुमने हुक्म अदूली की, हमाकत की, वही लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगा। इस हिदायत को पढ़ने के बाद एक सानियों को उसका पूरा वजूद चकरा कर रह गया। एक बार उसके दिल में आई कि गाड़ी से उतर कर भाग ले, लेकिन फिर उसने ऐसा कदम उठाने की हमाकत नहीं की। वो तंजीम की ताकत का अंदाज़ा पहले भी लगा चुकी थी। मुमकिन है उस वक़्त भी कोई निगाह उसकी हरकतों का जायज़ा ले रही हो और फ़रार होने की सूरत में किसी भी अनजानी सिमत से आने वाली गोली उसे मौत के घाट उतार सकती थी। उसी एहसास ने उसे हुक्म की पैरवी पर मजबूर कर दिया था। उसने बड़ी बौखलाहट में इंजन स्टार्ट किया। तेज़ी से गाड़ी रिवर्स करके क्लब के अहाते से बाहर आ गई और उसका रुख एयरपोर्ट की सिमत मोड़ दिया। नाजो के दिल में बस एक ही नुक्ता बार बार उभर रहा था, बैग में यकीनन कोई आतिशी मादा मौजूद होगा जिसे पैसेंजर लाउंज में रखे जाने के बाद किसी भी लम्हे रिमोट के ज़रिए उड़ा दिया जाएगा, और इस धमाके के साथ ही सैकड़ों बेगुनाह बूढ़ों, बच्चों और औरतों के जिस्म भी उड़ जाएंगे। कौमी मलकियत को जो नुकसान होगा वो अलग बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाने की खातिर उसने एयरपोर्ट पहुंचने में बड़ी बरक रफ्तारी का मुजाहरा किया, और अब वो पार्किंग लॉट में अपनी सीट पर बैठी मोबाइल फ़ोन को खौफजदा नज़रों से देख रही थी। एक बार फिर उसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा उभरा। उसने सोचा कि उसकी एक जान हज़ारों जानों के नुकसान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। इस ख्याल के तहत उसने पलट कर पिछली नशिस्त पर रखे हुए बैग की सिमत देखा, लेकिन मौत के भयानक तस्वुर से कांप कर रह गई। अभी वो किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर ही रही थी कि घंटी की आवाज़ उभरी, और वो इस तरह चौंकी जैसे चोरी करते हुए अचानक पकड़ ली गई हो। उसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया और बड़ी नहीफ आवाज़ में कहा, हेलो, नाजो स्पीकिंग। हमें खुशी है बेबी कि तुमने हमारे हुक्म से इनहराफ नहीं किया। यस,
नाजो ने होंठ भींच कर मुख्तसरन कहा, जानती हो तुम्हें पार्किंग लॉट में फ़ोन कॉल का इंतज़ार करने को क्यों कहा गया था? नहीं, हम इस वक्त पैसेंजरों को नहीं बल्कि सिर्फ गाड़ियों को तबाहकुन नुकसान पहुंचाकर अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारी तंजीम में फ़ायदा और नुकसान का हिसाब किताब नहीं होता। बुर्राई हुई आवाज़ में जवाब मिला, आज जो फ़ायदा उठा रहा है कल उसे नुकसान भी हो सकता है। हमारे एजेंट खुद अपनी ज़िंदगी की परवाह भी नहीं करते। मौत उनके लिए एक दिलचस्प खेल से ज़्यादा हकीकत नहीं रखती। सब अपने आप को शतरंज का बेजान मोहरा समझते हैं। जो असल खिलाड़ियों की मर्ज़ी से ही हरकत कर सकते हैं। किसी चाल में उनकी अपनी किसी मर्ज़ी का अमल दखल नहीं होता। मैं समझ रही हूँ, नाजो तिल मिलाकर बोली। उस वक्त जो आतिशी मादा ब्लास्ट होगा वो प्लॉट में मौजूद तमाम गाड़ियों को उड़ा देगा। हो सकता है कि बॉस एक सेकंड बाद ही बटन दबा दे। ऐसी सूरत में तुम्हें भी हमारे लिए कुर्बान होना पड़ेगा। क्या ऐसी सिचुएशन में तुम गाड़ी से उतरकर भागने की हमकाना कोशिश करना चाहोगी? नहीं, नाजो ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। बुज़दिलों की तरह भागकर पोस्ट पर गोली खाने से तो बेहतर है कि इंसान मर्दाना वार मुकाबला करके जान दे दे। गुड, हमारी तंजीम अपने एजेंटों से इसी जवाब की तवक्का रखती है और तुम्हारे जवाब की खुशी में तंजीम तुम्हें 20,000 की खतीर रकम से नवाजना चाहती है। लेकिन मुझे दौलत की कोई कमी नहीं। नो बेबी नो। दूसरी जानिब से तहुक्माना अंदाज इख्तियार किया गया। बॉस इनकार सुनने का आदी नहीं है। मुझे अब क्या करना है? नाजो ने बुरा सा मुँह बनाकर सवाल किया। तुम रहमत अली को ज़रूर जानती होगी, वही जिसे तुमने 1-2 बार अपनी ड्राइविंग से परेशान करने की कोशिश की थी। तुम्हारे करीब ही बस्ती में रहता है, लेकिन आदमी हमारे काम का है। थोड़ी सी तलाश खराश के बाद वो हमारी तंजीम के लिए एक अनमोल असासा साबित हो सकता है। तुम्हें उसके साथ राहो रस्म बढ़ानी होगी। और दूसरी बात गौर से सुनो, तुम अब पीछे रखे हुए बैग को खोल सकती हो। इसमें तंजीम की तरफ से तुम्हें एक्शन टीम का मेंबर बनाए जाने की खुशी में 20,000 की रकम मौजूद दी गई है। तुम इसे बिला किसी हिसाब किताब के मर्ज़ी से खर्च करने की मुजाज हो। वेट इज़ ऑल। साथ ही दूसरी जानिब से सिलसिला मुनक़ता होगा। नाजो ने खौफज़दा नज़रों से बैग को देखा। कुछ देर टिकटिकी बातें घूरती रही, फिर उसने डरते डरते उसे धड़कते दिल से खोला। उसमें 20,000 की रकम के साथ कुछ कीमती तोहफ़े भी मौजूद थे। वक्ती तौर पर उसको इत्मीनान का एहसास हुआ। फिर वो सीट की पुश्त से सर टिकाकर सुकून के लंबे लंबे सांस लेने लगी।